हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ कियारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कुंडली मिलान का टॉपिक लेकर आया हूं और किस तरह से आपको कुंडली मिलान करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। कुंडली मिलान एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान को खुद आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक में किसी पंडित जी ने या एस्ट्रोलॉजर ने छोटी सी भी अगर गलती कर दी तो दो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। तो आपको क्या चीजें देखनी है कुंडली मिलान पर, आप अपने से ही समझ जाएंगे कि आपको कुंडली मिलान में क्या क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए बात करते हैं कुंडली मिलान पर। अब देखिए, बहुत सारे विद्वान जो है गुड़ मिलान को ही कुंडली मिलान मान लेते हैं, जबकि गुड़ मिलान सिर्फ कुंडली मिलान का एक 25% भाग ही होता है। तो गुड़ मिलान को कुंडली मिलान कभी भी कंसीडर मत कीजिएगा। दो पागलों को भी आप पकड़ के ले आओ तो दो पागलों के अगर गुड़ मैच कराओगे तो वो भी 36 गुड़ मैच कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुंडली मिलान बहुत अच्छा हो गया। तो गुड़ मिलान को कभी भी कुंडली मिलान की तरह कंसीडर मत कीजिएगा। मैंने अक्सर सुना है कि किसी पंडित जी से गुड़ मैच करा लिए कि इस बच्चों के 36 गुण मिलते हैं, 27 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं। इस तरह से गुण मिलान के बेसिस पर उन बच्चों की शादी कर दी जाती है और उसी के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। फिर आम आदमी कहता रहता है कि हमने तो कुंडली मिलान करके शादी की थी, लेकिन फिर इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, क्यों डाइवोर्स हो रहा है बच्चों का, क्यों दो पति पत्नी आपस में ठीक से साथ में नहीं रह पा रहे हैं। फिर उस तरह की ये समस्याएं आना चालू हो जाएंगी। इसीलिए कुंडली मिलान में गुड़ मिलान को कंसीडर करना है, लेकिन कुंडली मिलान में जो है बाकी के पॉइंट्स पर भी ज्यादा ध्यान देना है। अब देखिए, कुंडली मिलान में हम 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। 4 चीजें आपको मैंडेटरी हैं देखना। अब जैसे गुड़ मिलान, ये गुड़ मिलान कुंडली मिलान का सिर्फ 25% पार्ट होता है, लेकिन बाकी के ज्योतिषी और पंडित जी 75% का बखान नहीं करते हैं। 75% का हिस्सा वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं या तो आता नहीं है, और इसीलिए आपको ये चीजें जरूर आना चाहिए कि कुंडली मिलान पूरा का पूरा 100% आपको किस तरह से देखना है। एक मैं सिंपल भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, जिससे कि आप घर बैठकर दो बच्चों की कुंडली मिलान अपने से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुड़ मिलान। देखिए, गुड़ मिलान कुंडली का 25% पार्ट होता है। गुड़ मिलान के बाद में देखा जाता है दाम्पत्य सुख, कि दो बच्चों के जीवन में दाम्पत्य सुख कैसा है, वो कुंडली का 25% रोल प्ले करता है। और तीसरे नंबर पर आता है संतान का सुख, ये भी 25% रोल प्ले करता है। अगर आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है तो वो कुंडली मिलान भी अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर आप बच्चों के लिए परेशान हो जाओगे, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में भागते ही रह जाओगे कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केस में कुंडली मिलान करते समय ही ये सारे पॉइंट्स देख लेना बहुत जरूरी है कि संतान का सुख इस चार्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें किस तरह के चार्ट को मिलान करना चाहिए, जिससे कि दोनों बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं बच्चों का सुख जरूर मिले, एक संतान का सुख जरूर मिल जाए। तो तीसरे नंबर पर मैंने बताया संतान सुख 25% रोल प्ले करता है, जिसे देखना बहुत जरूरी होता है। और चौथे नंबर पे आता है एजुकेशन, शिक्षा, कि दोनों बच्चों की शिक्षा कैसी है, दोनों की शिक्षा का लेवल एक समान होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, और एक बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। अगर ऐसा है तो दोनों के विचारों में मतभेद होना चालू हो जाएंगे, जो कि उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए हमें इन 4 चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। एक गुड़ मिलान होता है, एक संतान का सुख, दाम्पत्य सुख,
और एजुकेशन, इन 4 चीजों को जरूर आप देख लीजिएगा। एजुकेशन तो आप थ्योरली चेक कर सकते हैं कि दोनों बच्चों की एजुकेशन का स्तर का लेवल क्या है। गुण मिलान, आप जो गुण में जो नंबर्स मैच होते हैं, कितने गुण मैच कर रहे हैं, वो आप कम से कम 18 गुण जरूर मेंटेन होने चाहिए। अगर कुंडली मिलान में 18 गुण से अगर नीचे कुंडली जा रही है तो उस मिलान को कंसीडर नहीं करना है आपको, अदरवाइज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगी। तो कम से कम 18 गुण मिलना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम कुंडली मिलान को आगे प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन। हमें दाम्पत्य सुख देखने के लिए जो है कुंडली के सप्तम भाव की स्वामी की स्थिति देखी जाती है कि कुंडली का सप्तम भाव का मालिक कहां पर बैठा है और उस घर में कितने पापी ग्रह बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें आपको जरूर देख लेनी है कि कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। जब आप ये देख लो, उसी के बाद में आगे फर्दर आपको मूव करना है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में पापी ग्रह बैठ गए या आपके शत्रु ग्रह आकर बैठे हुए हैं तो वैसे केस में गुण मिलान में दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं। अगर सप्तम भाव का मालिक कुंडली के 6, 8, 12 में जाकर बैठा हुआ है तो भी बड़ी समस्या क्रिएट होती है। कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी जो भी होते हैं कुंडली में, वो चार्ट में अस्त नहीं होना चाहिए, बलहीन नहीं होना चाहिए और कुंडली के 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर किसी चार्ट में सप्तम भाव में मारक ग्रह ज्यादा बैठे हुए हैं और सप्तम भाव का मालिक भी कहीं गलत जगह बैठा हुआ है तो आपको नवमांश चार्ट को देखना बहुत जरूरी है कि नवमांश चार्ट जो D9 डिविजनल चार्ट जो होते हैं, जिस तरह से हमारा लगन का चार्ट होता है वैसे ही हमारा एक नवमांश चार्ट होता है जो कि हम शादी के लिए जरूर देखते हैं। तो नवमांश चार्ट में आपको देखना है कि लग्नेश की पोजीशन क्या है और लगन में कितने स्वामी, कितने ग्रह आकर बैठे हुए हैं, कि मारक ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है लगन पर ज्यादा और लग्नेश बैठे कहां पर हैं। लग्नेश कुंडली के अच्छे भाव में होने चाहिए, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह से सप्तम भाव के घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर सप्तम भाव में मारक ग्रहों की स्थिति ज्यादा हो जाएगी तो परेशानियां बढ़ जाएंगी और सप्तम भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है यह भी आपको कंसीडर करना है। अगर सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बैठा है तो फिर परेशानियां आना चालू हो जाएंगी। अगर लगन चार्ट में सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो आपको नवमांश चार्ट को जरूर फॉलो करना है। अगर नवमांश चार्ट में सप्तम भाव की स्थिति ठीक है, उसका स्वामी कहीं अच्छी जगह बैठा हुआ है या लगनेश जो है कहीं अच्छी जगह विराजमान है और लगन में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन को अलाउ कर दिया जाता है, फिर वहां पर ज्यादा चीजें देखना नहीं पड़ती हैं। उसके बाद आते हैं संतान का सुख। संतान का सुख देखने के लिए हमें पंचम भाव की स्थिति देखनी पड़ती है कि पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर लगन चार्ट में पंचम भाव की स्थिति अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में हो जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको सप्तमासा कुंडली चेक करनी पड़ेगी, जिसे डिविजनल चार्ट D7 चार्ट बोलते हैं। तो आपको सप्तमासा चार्ट में लग्नेश की पोजीशन और पंचमेश की पोजीशन जरूर देखनी है कि पंचम भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है सप्तमासा चार्ट में और लग्नेश कहां पर बैठे हुए हैं। तो लग्नेश और पंचमेश की स्थिति सप्तमासा चार्ट में अच्छी जगह होना चाहिए, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। और जो है इन घरों में कोई भी मारक ग्रह अगर ज्यादा हैं तो उसको वर्जित माना जाता है। तो ऐसे हमें संतान का सुख भी चेक करना पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो आपको जीवन में मैंडेटरी हैं चेक करना, क्योंकि गुण मिलान सिर्फ 25% होता है। 2 पागलों के गुण भी 100% मैच कर जाएंगे लेकिन वो गुण मिलान अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2 पागल किस तरह से अपना दाम्पत्य जीवन निभाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 पागलों को पकड़ के भी ले आओगे और उनके मिलान करोगे
तो उनके भी गुण मैच कर जाएंगे। तो गुण मिलान को आपको कंसीडर नहीं करना है। बाकी की 3 चीजें आपको मैंडेटरी हैं देखना। एक दाम्पत्य सुख कैसा है बच्चों की लाइफ में, और संतान का सुख कैसा है, ये चीजें जरूर देख लीजिएगा। और दोनों की एजुकेशन का स्तर क्या है। जब आपने ये 4 चीजें चेक कर ली तो आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाता है कुंडली मिलान का। अब आते हैं गुण मिलान पर कि गुण किस तरह से हम मिलान करते हैं। गुण मिलान में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अगर 18 गुण मैच कर रहे हैं तो क्या हम शादी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुंडली मिलान को आगे प्रोसीड किया जाता है। देखिए, गुण मिलान जो है, जो अष्टकूट मिलान जो होता है उसी को हम गुण मिलान बोलते हैं। अष्टकूट मिलान जो है हमारा चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्र राशि से निर्धारित होता है। अब अष्टकूट मिलान को हमने 8 हिस्सों में बांटा है कि अष्टकूट को 8 हिस्सों में बांट दिया। वो 8 हिस्से कौन कौन से होते हैं? पहला हिस्सा होता है वर्ड, जिसको हमने 1 नंबर दिया है। दूसरा होता है वश्य, कि वश्य क्या है दोनों मिलान में, उसको 2 नंबर दे दिए हैं। और तीसरा नंबर होता है तारा, तारा को 3 नंबर दे दिए। और योनि, योनि चेक की जाती है, उसको हमने 4 नंबर दे दिए। अब वर्ड, वश्य, तारा और योनि, इन 4 गुणों को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर ये बाई चांस नहीं भी मैच कर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको नंबर ही कम मिले हुए हैं। अगर ये आपके चार्ट में नहीं भी मैच करते हैं तो भी उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी महत्ता कुंडली मिलान में कम मानी जाती है। अब सबसे ज्यादा महत्ता मिली हुई है ग्रह मैत्री को। ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट और नाड़ी, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, अगर इनको आपने कंसीडर कर लिया तो सारा दांपत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। अब देखो, 2 बच्चों का जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहले उसमें यह देखना जरूरी है कि दोनों बच्चों की ग्रह मैत्री क्या है। ग्रह मैत्री जो है चंद्र राशि से निर्धारित की जाती है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। इसीलिए हम चंद्र राशि को मिलाकर जरूर देखते हैं और उसी को हम ग्रह मैत्री बोलते हैं। क्योंकि ग्रह मैत्री अगर मैच नहीं करेगी तो आपके बच्चों का मन मैच नहीं करेगा। दोनों बच्चों का मन का मैच की स्थिति बिगड़ जाएगी, दोनों के आपसी मतभेद बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके विचार मैच नहीं करेंगे। ग्रह मैत्री से हम 2 इंसानों के विचारों की स्थिति के बारे में देखते हैं कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग और विचार, थॉट किस तरह से मैच करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें ग्रह मैत्री से मिलती है, और ग्रह मैत्री देखी जाती है चंद्रमा की राशि से। अब जैसे ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों की ग्रह मैत्री हमें कैसे देखनी है? दोनों की चंद्र राशि जो भी है, मतलब कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वही हमारी चंद्र राशि कहलाती है। तो दोनों बच्चों की चंद्र राशि के जो स्वामी बनेंगे वो आपस में मित्र होने चाहिए। अगर वो आपस में शत्रु हैं तो ग्रह मैत्री वर्जित मानी जाती है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो कुंडली मिलान में सबसे पहले चेक करना है आपको ग्रह मैत्री, कि ग्रह मैत्री आपकी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ये नाम राशि से आपको मैच नहीं करना है, ये बर्थ राशि चंद्र राशि से आपको मैच करना है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। दोनों चार्ट में उनके स्वामी आपस में अगर मित्र हैं तो वो कुंडली मिलान ग्रह मैत्री आपकी मानी जाएगी। अगर दोनों ही शत्रु हैं तो ग्रह मैत्री कंसीडर नहीं की जाएगी। 6 ग्रह मैत्री ऐसी हैं जो बिल्कुल ही वर्जित मानी जाती हैं, कभी भी उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। सबसे पहली वर्जित राशि, वर्जित ग्रह मैत्री मानी जाती है सूर्य और शनि की। अगर किसी बच्चे के चंद्रमा की राशि के स्वामी सूर्य हैं और दूसरे बच्चे के चंद्रमा की राशि के जो स्वामी हैं अगर वो शनि देव हैं, तो ऐसी ग्रह मैत्री को कभी भी अलाउ मत कीजिएगा। जिंदगी भर
पछताना पड़ेगा, 1-2 साल में ही डाइवोर्स हो जाएगा, मतभेद इतने बढ़ जाएंगे आपस में बच्चों में कि वो परेशान हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के विचार भी मैच नहीं करेंगे, बहुत सारी लड़ाइयां झगड़ा बढ़ जाएंगे और फाइनली बच्चों को अलग ही होना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य और शनि की अगर राशि अगर आपने कंसीडर कर ली तो पूरे उनके दाम्पत्य जीवन में एक तबाही मच जाएगी। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अगर किसी बच्चे की सिंह राशि है और किसी दूसरे बच्चे की अगर राशि जो है मकर और कुंभ राशि है तो ऐसी ग्रह मैत्री कभी नहीं मिलाई जाएगी, वो वर्जित मानी जाएगी। ऐसी ग्रह मैत्री को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आपका बच्चा है और सामने वाली अगर बच्ची है, अगर दोनों की राशियों के स्वामी अगर सूर्य और शनि हैं तो उस ग्रह मैत्री को वहीं पर क्रॉस लगा दीजिएगा, आगे शादी के लिए कंसीडर मत कीजिएगा, अदरवाइज वहां पर बर्बादी तय है। कोई भी नहीं बचाने वाला उस रिश्ते को, वहीं पर रिश्ता ब्रेक होने का योग बन जाएगा। अब मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी वो सर्टेन कंडीशंस होती हैं, अगर इस तरह का ग्रह मैत्री मिलान किसी का हो गया है तो हमें किस तरह से आगे उनको कंसीडर कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर सूर्य और शनि की ग्रह मैत्री आ रही है तो भूल कर भी कंसीडर मत कीजिएगा, बर्बादी तय है। दूसरी ग्रह मैत्री आती है सूर्य और शुक्र की। अगर किसी बच्चे की सिंह राशि है और दूसरे बच्चे की राशि जो है या तो तुला राशि है या वृष राशि है, चंद्रमा की जो है तुला राशि है या वृष राशि है, तो ये ग्रह मैत्री वर्जित मानी जाती है। भूल कर भी इसको कुंडली मिलान में कंसीडर मत कीजिएगा, अदरवाइज मुसीबतें क्रिएट हो जाएंगी। तीसरी ग्रह मैत्री आती है चंद्र और शनि की। अगर किसी बच्चे की कर्क राशि है और दूसरे बच्चे की राशि जो है मकर और कुंभ राशि है तो ऐसी ग्रह मैत्री कभी भी कंसीडर नहीं की जाएगी, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो अगर किसी बच्चे की कर्क राशि और मकर, दूसरे बच्चे की मकर और कुंभ राशि है तो ऐसी राशियां के ग्रह मैत्री वर्जित मानी जाती है। मतलब चंद्र और शनि की ग्रह मैत्री को हमेशा वर्जित माना जाता है, कभी भी कंसीडर नहीं करना है, अदरवाइज वो बच्चे अपने जीवन में हमेशा परेशानी भुगतते रहेंगे। क्योंकि दोनों बच्चों के मन मैच नहीं करेंगे, विचार मैच नहीं करेंगे। पत्नी कुछ बोलेगी, पति कुछ बोलेगा, पति को कुछ पसंद आएगा, पत्नी को कुछ पसंद आएगा, जिंदगियां वहीं तबाह हो जाएंगी। आप ही अपने बच्चों की लाइफ में मुसीबतें क्रिएट कर देंगे। एक पंडित ने अगर इस तरह की गलती कर दी तो लाइफ में तबाही मच जाएगी दोनों बच्चों के चार्ट में। तो चंद्रमा और शनि की ग्रह मैत्री कभी भी कंसीडर नहीं करना है। चौथी ग्रह मैत्री आती है चंद्र की और बुध की, इसको भी कभी कंसीडर नहीं करना है क्योंकि चंद्र और बुध आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। चंद्र की जो है राशि होती है कर्क राशि और बुध की राशि होती है कन्या राशि या फिर मिथुन राशि। तो अगर किसी बच्चे की राशि कन्या है या मिथुन राशि है और दूसरे बच्चे की राशि कर्क राशि है तो ऐसे बच्चों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इन बच्चों की शादी करा दी तो उनके जीवन में भूचाल मच जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, कोर्ट केस कचहरी के चक्कर लग जाएंगे, क्योंकि ये राशि जो है वर्जित मानी जाती हैं। दोनों बच्चों के थॉट लाइफ में कभी भी मैच नहीं करेंगे, तबाही बन जाएगी, कभी सुधरेगी नहीं। और ये अगर ग्रह मैत्री आपकी चार्ट में मैच नहीं हो रही है, वैसे में उपाय भी उतना वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के विचार नहीं मैच हो रहे हैं। अब दोनों के विचारों को हम बदल नहीं सकते हैं तो वैसे में बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ विचारों का खेल है, मन का मैच है। अगर दो बच्चों के मन आपस में मैच नहीं करेंगे बस वहीं पे बर्बादी, उसी दिन से उस घर में बर्बादी चालू हो जाएगी। तो चंद्र और बुध की ग्रह मैत्री कभी भी कंसीडर मत कीजिएगा। अब पांचवी ग्रह मैत्री आती है मंगल और बुध की। मंगल और बुध आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। मंगल की राशि होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि। अगर किसी बच्चे की राशि मेष है या वृश्चिक राशि है तो उसका स्वामी ग्रह बनेगा मंगल।
और अगर किसी दूसरी बच्ची की जो है राशि हमारी अगर बुध की राशि है, मिथुन राशि है या कन्या राशि है, तो इन दोनों बच्चों की ग्रह मैत्री कभी भी अलाउ नहीं करनी है, वो वर्जित मानी जाएगी। क्योंकि दोनों के आपस में विचार मैच नहीं होंगे, दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, दोनों के आपस में मन मैच नहीं करेंगे। और अगर आपने ऐसे में शादी कर दी तो वो बच्चे जीवन भर कष्ट भोगते रह जाएंगे, दोनों ही दाम्पत्य जीवन के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाएंगे, कभी भी दाम्पत्य जीवन स्टेबल नहीं जाएगा, मुसीबतें क्रिएट हो जाएंगी ऐसे में। अब छठी ग्रह मैत्री आती है मंगल और शनि की। अगर किसी बच्चे की मंगल की राशि वृश्चिक राशि या मेष राशि है और दूसरे बच्चे की राशि जो है कुंभ राशि या मकर राशि है, तो भूल कर भी इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि दोनों के विचार नहीं मैच करने वाले हैं, ऐसे में मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो आज आपने समझा कि कौन कौन सी ग्रह मैत्री आपको जीवन में कभी भी फॉलो नहीं करनी है। अगर ये कर दी आपने गलती तो तबाही उसी दिन से बढ़ जाएगी, फिर आप कहते रह जाओगे कि हमने तो गुड़ मिलाए थे, 28 गुड़ मैच कर रहे थे, लेकिन 28 गुड़ मैच होने के बावजूद भी दोनों बच्चे या तो अलग हो गए या दोनों बच्चों के दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, परेशानियां बहुत क्रिएट हो जाएंगी। तो ग्रह मैत्री अगर मैच नहीं हुई तो सारी बर्बादी का रीजन यही ग्रह मैत्री बन जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों के विचार मैच नहीं हुए, अगर बच्चों के मन मैच नहीं हुए, फिर चाहे उन बच्चों के लिए कितना भी कर दो आप, परेशानियां बनी रहेंगी, कभी भी वो बच्चे आपस में खुश नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि दोनों के मन शत्रु बन जाएंगे आपस में, किसी को शक्तिमान देखना पसंद हो जाएगा, किसी को भगवत गीता देखना पसंद हो जाएगा, दोनों के विचार कभी भी मैच नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की कमी निकालते ही रह जाएंगे। ये उस बच्चे में कमी निकालेगा और ये बच्चा दूसरे बच्चे में कमी निकालेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ में कलह कलेश मची रहेगी, लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर देखो, अगर चंद्रमा आपके चार्ट में 0 डिग्री बैठा हुआ है और दूसरे बच्चे के चार्ट में भी चंद्रमा अगर 0 डिग्री बैठा हुआ है, या दोनों बच्चों के चार्ट में चंद्रमा अस्त बैठा हुआ है, उस केस में आप ग्रह मैत्री कंसीडर कर सकते हैं। फिर वहां पर ग्रह मैत्री की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा 0 डिग्री पर बैठे हुए हैं, मन का कारक ग्रह अस्त बैठा हुआ है, अगर 0 डिग्री पर बलहीन बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के चंद्रमा 0 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अगर दोनों के चंद्रमा 0 डिग्री पर हैं या फिर दोनों के चंद्रमा अस्त बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ग्रह मैत्री की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, क्योंकि दोनों के मन की राशियां अस्त बैठी हैं, तो वैसे में विचार मैच कर ही जाएंगे, क्योंकि वो ग्रह उनके मनों पर ज्यादा असर नहीं डालने वाले। तो ऐसे में वो ग्रह मैत्री, सारी ग्रह मैत्री कंसीडर की जा सकती हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन यही है, बाकी के 6 ग्रह मैत्री अगर ये आ जाएं तो लाइफ में कभी भी कंसीडर मत कीजिएगा, मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ग्रह मैत्री के बाद में आती है गण मैत्री। गण मैत्री, गण कितने प्रकार के होते हैं? गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब देखिए, जब किसी इंसान की, जब 2 बच्चों की ग्रह मैत्री अगर मैच हो जाएगी तो गण मैत्री की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि गण जो हैं हमारे निर्धारित करते हैं कि हमने किस गण में जन्म लिया है। अगर सपोज मान लेते हैं, अब जैसे एक बच्चे ने राक्षसगढ़ में जन्म लिया है और दूसरे बच्चे ने सपोज दैट देवगढ़ में जन्म लिया है, और दोनों के अगर विचार मैच करते हैं तो गढ़ का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक बच्चा भले ही राक्षसगढ़ में जन्म लिया है, एक बच्चे ने देवगढ़ में जन्म लिया है, तो दोनों की हरकतें अलग हैं, लेकिन दोनों के विचार जरूर मैच हो रहे हैं, तो ऐसे में वो रिश्ता चलाया जा सकता है। इसीलिए अगर ग्रह मैत्री मैच हो गई तो दोनों के गण मैत्री की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है। अब सेम आप उसी तरह से समझ लीजिए कि अब उनके कर्म के बेसिस पर वो अपने गणों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे
प्रहलाद ने राक्षसगढ़ में जन्म लेकर भी उनके जो कर्म थे वो हमेशा देवगढ़ जैसे ही थे। उन्होंने जन्म जरूर राक्षसगढ़ में लिया था, लेकिन उनके कर्म हमेशा देवताओं जैसे थे, उनके पाठ पूजन भी देवताओं वाले थे। तो ऐसे में गढ़ मैत्री ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि बच्चा अपने कर्म से गढ़ को भी चेंज कर सकता है वहां पे, इसीलिए गढ़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अगर राक्षसगढ़ में किसी बच्चे ने जन्म लिया, हो सकता है कि वो अगर ड्रिंक कर रहा हो, और एक देवगढ़ में है जो बच्ची है वो ज्यादा पूजा पाठ करती है और एक ड्रिंक करता है, लेकिन अगर आपस में दोनों के विचार मैच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपस में एडजस्ट जरूर कर लेंगे। थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में अंडरस्टैंडिंग जरूर बना लेंगे, क्योंकि दोनों के विचार मैच हो रहे हैं। एक पत्नी अपने पति को वहां पर चेंज कर सकती है, वो पत्नी अपनी बातों से उसकी शराब भी छुड़ा सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन और वो अगर वो अपना कर्म अच्छा कर ले जो राक्षसगढ़ में है, तो वो भी इंसान की गृह मैत्री गढ़ मैत्री अलाउ हो जाती है। इसीलिए गढ़ मैत्री की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गढ़ मैत्री को 6 नंबर मिलते हैं और गृह मैत्री को 5 नंबर मिलते हैं। अगर आपकी गृह मैत्री मैच हो रही है और गढ़ मैत्री मैच नहीं हो रही है, तो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों बच्चों के विचार मैच हो गए तो दोनों अपने कर्म के बेसिस पर उस चीजों को वो ठीक कर सकते हैं, तो वैसे में उसको अलाउ कर दिया जाता है। इसीलिए गढ़ मैत्री की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। अब आते हैं हमारे भकुट के ऊपर, कि अगर आपने ग्रह मैत्री मैच हो गई, ग्रह मैत्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसे 5 नंबर मिलते हैं। अगर ग्रह मैत्री में आपके 5 में 5 नंबर मिले हुए हैं, तो भकुट अपने आप में 7 नंबर मिल जाएंगे। फिर चाहे भकुट दोष कंप्यूटराइज्ड कुंडली अगर आप निकालोगे, अगर उसमें भकुट में 0 नंबर भी मिला होगा, तो भी वो भकुट दोष कैंसिल्ड माना जाएगा, क्योंकि ये रूल है। अगर भकुट दोष सिर्फ तभी बनेगा जब द्वादश योग बनेगा या फिर सटाष्टक योग बनेगा, तभी भकुट दोष 0 कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज भकुट जो है सारे अच्छे माने जाते हैं, चाहे सम सप्तक हो, कैसा भी आपके राशियों के वो योग बने हों, वो कंसीडर कर लिए जाते हैं। अगर भकुट जो है द्वादश बन रहा है, अगर सटाष्टक बन रहा है और आपस में दोनों की ग्रह मैत्री मैच कर रही है, तो ये भकुट दोष जो है कैंसिल्ड हो जाता है, फिर उसको 7 में 7 नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नजर डालनी है ग्रह मैत्री पर। अगर आपकी ग्रह मैत्री में 5 में 5 नंबर मिल रहे हैं, तो आपका भकुट में ऑटोमेटिकली 7 में 7 नंबर मिल जाएंगे। फिर चाहे वहां पे कंप्यूटराइज्ड कुंडली में 7 में आपको 0 नंबर ही क्यों ना मिला हो, वो 0 हट जाएगा, वहां पर आप 7 कंसीडर कर सकते हैं। अगर ग्रह मैत्री आपकी नहीं मैच हो रही है, तो वैसे में कट्टा वहीं लगा दीजिएगा, कुंडली मिलान वहीं रिजेक्ट कर दीजिएगा। अगर ग्रह मैत्री मैच नहीं हो रही है, उसको कभी भी कंसीडर मत कीजिएगा, अदरवाइज परेशानियां आ जाएंगी। अगर ग्रह मैत्री मैच हो रही है, तो आपके गढ़ मैत्री को भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैच हो रही है तो बहुत अच्छा, नहीं मैच हो रही है तो भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। अगर भकुट दोष ग्रह मैत्री मैच हो रही है, तो भकुट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। वो सारा भकुट दोष जो भी बनेगा किसी भी केस में, वो सारे के सारे भकुट दोष कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका भकुट में भी 7 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपकी नाड़ी। दोनों बच्चों की नाड़ियां जो हैं अलग होनी चाहिए। अगर नाड़ियां दोनों की सेम हो गई, तो आगे की संतान होने में समस्या क्रिएट होती है। संतान कहीं ना कहीं डिसेबल्ड होने के योग बन जाते हैं। अगर संतान हो गई, तो संतानों की ग्रोथ में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। तो ऐसे में नाड़ी आपकी मैच होना बहुत जरूरी है। नाड़ी आप लोगों के लिए अलग
नाड़ी मैच मतलब नाड़ी दोनों बच्चों की अलग होनी चाहिए। अगर दोनों बच्चों की नाड़ियां अलग हैं तो आपके नाड़ी में भी 8 नंबर मिल जाएंगे। बहुत सारे केसेस में नाड़ियां सेम होती हैं, दोनों की अगर अंत्य नाड़ियां या मध्य नाड़ियां आ गई, अगर दोनों बच्चों की नाड़ियां सेम हो गई तो वैसे में नाड़ी दोष बन जाता है। फिर आपको चेक करना है कि दोनों बच्चों के जो नक्षत्र हैं, जिन बच्चों ने वो नक्षत्र में जन्म लिया है, अगर वो नक्षत्र अगर अलग अलग हैं तो वो नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो जाएगा। वैसे केस में नाड़ी में 8 नंबर मिल जाएंगे। अगर दोनों के नक्षत्र भी सेम हो गए, दोनों के कृत्तिका नक्षत्र हैं या कृत्तिका नक्षत्र, अगर दोनों बच्चों के नक्षत्र सेम हो गए तो नाड़ी दोष कंसीडर किया जाएगा। फिर आपको चेक करना है उनके चरण कौन कौन से हैं। अगर दोनों के चरण भी सेम हो गए तो नाड़ी दोष बनेगा। उस केस में आपको कुंडली वहां रिजेक्ट कर देनी है। अगर दोनों बच्चों के जो हैं अगर चरण अलग हैं, नाड़ियां दोनों की सेम हैं, नक्षत्र भी सेम हैं और दोनों के चरण अगर अलग अलग हो जाएं तो वैसे केस में नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो जाता है। नाड़ी दोष सिर्फ तभी बनता है जब दोनों के नाड़ियां सेम हो जाएं, जब दोनों के नक्षत्र सेम हो जाएं, जब दोनों के चरण सेम हो जाएं। जब ये तीनों चीजें आपस में मैच कर जाएं तो नाड़ी दोष बनता है। वैसे केस में कुंडली मिलान को कंसीडर नहीं करना है। अगर इनमें से एक भी चीज कहीं भी डिफरेंस में आ गई, अगर चरण चेंज हो जाएं या फिर दोनों के नक्षत्र चेंज हो जाएं या फिर दोनों की नाड़ियां अलग हो जाएं तो वैसे में नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो जाता है। नाड़ी में पूरे 8 नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है ग्रह मैत्री को, गण मैत्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा। फिर अगर ग्रह मैत्री मैच हो रही है तो गण मैत्री की इंपॉर्टेंस में कमी आ जाती है। और उसके तीसरे नंबर पे आती है भकुट। अगर ग्रह मैत्री मैच हो रही है तो भकुट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, उसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर चाहे वो सटाष्टक योग बन रहा हो, चाहे द्विद्वादश योग बन रहा हो, क्योंकि दोनों की राशियां मैच हो गई, दोनों मित्र राशियां हो गई। और वैसे में अगर भकुट दोष बनेगा तो भकुट दोष कैंसिल्ड हो जाता है। कंप्यूटराइज कुंडली में 7 में अगर वो 0 भी लिख रहा है तो भी उसको 7 नंबर कंसीडर आप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे केस में भकुट दोष कैंसिल्ड माना जाएगा। तो सबसे सिंपल एक मैंने आपको बताया कि देखना क्या है, आपको ग्रह मैत्री देखनी है कि दोनों बच्चों की मैत्री मैच हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों की राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं या नहीं। अगर दोनों की ग्रह मैत्री मैच हो रही है, अगर 5 में से 5 नंबर मिल रहे हैं तो ग्रह मैत्री आपकी ओके है। ऐसे में आप दोनों बच्चों के विचार मैच करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं गण मैत्री। गण मैत्री को 6 नंबर मिलते हैं। अगर आप दोनों के गण मैच नहीं करेंगे तो उसमें 0 आ जाएगा। तो उसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गण की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है अगर आपकी ग्रह मैत्री मैच हो गई। अगर ग्रह मैत्री मैच नहीं हो रही है तो कुंडली मिलान को आगे कंसीडर मत कीजिएगा, वहीं पर आप क्रॉस कर दीजिएगा। तो दोनों बच्चों की सबसे पहले चंद्रमा की राशि चेक करिए, राशियों के स्वामी चेक करिए। अगर दोनों की राशियों के स्वामी अगर सेम हैं, सेम कैटेगरी के हैं, आपस में मित्र हैं, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने 6 ग्रह मैत्री ऐसी बताई, अगर वो किसी की आ जाए तो भूल कर भी शादी मत कीजिएगा। फिर चाहे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कितना भी बड़ा पंडित बोलता रहे, कभी मत करिएगा कंसीडर। लाइफ में भूचाल मच जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो आपको दोनों की राशियों के स्वामी मित्र चेक करने के आपस में मित्र हैं या नहीं। अगर मित्र हैं तो 5 नंबर अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में गण मैत्री को आप साइड में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वहां से। फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा भकुट। अगर ग्रह मैत्री में 5 नंबर मिल गए तो भकुट में भी आप 7 नंबर आंख बंद करके लिख सकते हैं, क्योंकि भकुट दोष अगर बनेगा भी तो वो कैंसिल्ड माना जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चों की राशियों के स्वामी मित्र हैं। तो ऐसे में भकुट दोष अगर बनेगा भी तो वो कैंसिल्ड हो जाएगा। भकुट दोष सिर्फ तभी बनता है जब द्विद्वादश योग बने
या फिर सटाष्टक योग बने। सिर्फ उसी केस में भकुट दोष बनता है, अदरवाइज भकुट दोष नहीं बनता है। सारे भकुट कंसीडर किए जाते हैं। अगर द्विद्वादश और सटाष्टक बन रहा है तो उसको 0 नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर ग्रह मैत्री मैच हो गई दोनों बच्चों की तो भकुट दोष कैंसिल्ड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं ग्रह मैत्री पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगर ग्रह मैत्री मैच हो रही है, अगर अच्छा दाम्पत्य जीवन दोनों बच्चों को बिताना है, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बहुत खुश रहें अपने दाम्पत्य जीवन में, तो ग्रह मैत्री में 5 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर वो 5 नंबर मिल गए तो भकुट के आगे 7 नंबर भी लिख लीजिएगा, मैत्री में भी 5 नंबर लिख लीजिएगा। तो ऐसे आपके बच्चों के 12 गुण मैच हो गए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, नाड़ी। दोनों की नाड़ियां चेक कर लीजिएगा। अगर दोनों की नाड़ियां अलग अलग हैं तो नाड़ी में 8 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे में दोनों बच्चों को 20 नंबर ये कम से कम मिल जाने चाहिए। अगर ये मैच हो गए तो बल्ले बल्ले आप शादी कर सकते हैं। अगर दोनों की नाड़ियां सेम हो जाएं तो नाड़ी दोष बन जाएगा। फिर आपको चेक करना है कि दोनों के नक्षत्र कौन कौन से हैं। अगर दोनों के नक्षत्र अगर अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो जाएगा। उस केस में आप नाड़ी को 8 नंबर दे दीजिएगा। अगर दोनों के नक्षत्र भी सेम हो गए और नाड़ियां भी सेम हो गई तो भकुट दोष एग्जिस्ट करेगा। फिर आपको तीसरा स्टेप चेक करना है कि उन नक्षत्रों के चरण कौन कौन से हैं। अगर चरण भी सेम हो गए तो नाड़ी दोष में 0 नंबर मिलेगा। कुंडली को वहीं रिजेक्ट कर दीजिएगा, कंसीडर मत कीजिएगा। अगर दोनों के नक्षत्रों के चरण अलग अलग हो गए तो नाड़ी दोष में फिर वो 8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि नाड़ी दोष कैंसिल्ड माना जाएगा। उस केस में नाड़ी बच्चों की प्रभावित नहीं होगी और ना ही भावी संतान होने में कोई परेशानी आएगी, क्योंकि दोनों की नाड़ियां कैंसिल्ड हो गई हैं, नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो गया। वैसे में 8 नंबर मिल जाएगा। तो नाड़ी को सबसे अच्छा तरीका है, अगर देखना है, दोनों एक बच्चे की नाड़ी आप लिख लीजिए। नाड़ी, इस बच्चे की नाड़ी अगर अंत्य है, मध्य, कुछ भी है, वो नाड़ी लिख लीजिए। फिर उसके नक्षत्र लिख लीजिए। अगर फिर उसका चरण लिख लीजिए। ये आपने एक बच्चे के लिख लिए 3 चीजें। फिर दूसरे बच्चे की आप उसी के नीचे नाड़ी लिख लीजिए, उस बच्चे की नाड़ी क्या है। फिर नक्षत्र के नीचे वो नक्षत्र लिख लीजिए, कौन सा नक्षत्र है, और उसका चरण लिख लीजिए। अगर इन 3 चीजों में अगर एक भी पॉइंट मिसमैच हो गया या दोनों में कहीं भी अंतर एक आ गया, अगर चरण चेंज हो जाए, चाहे नक्षत्र चेंज हो जाए, चाहे नाड़ी चेंज हो जाए, कुछ भी अलग अगर आपको मिल जाए तो नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो जाएगा। उस केस में आप 8 में 8 नंबर दे दीजिएगा, तो आपका कुंडली मिलान एकदम परफेक्ट है। तो ग्रह मैत्री सबसे पहले, उसके बाद में भकुट। अगर ग्रह मैत्री में 5 नंबर मिल गए तो भकुट में 7 नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। 7 और 5 12 नंबर मिल गए। उसके बाद में नाड़ी चेक कर लीजिएगा। दोनों की नाड़ियां अगर अलग हैं तो 8 नंबर मिल जाएंगे। दोनों की नाड़ियां सेम हैं तो फिर चेक कीजिए कि उनके नक्षत्र कौन से हैं। अगर नक्षत्र भी सेम है फिर चेक कीजिए उनके चरण कैसे हैं। अगर चरण अलग मिल गए तो नाड़ी दोष कैंसिल्ड हो जाएगा, वहां पे फिर 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड कुंडली निकालोगे तो नाड़ी दोष लिख देगा वहां पर और वो 0 नंबर दे देगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बेवकूफ होता है, उसमें जितना डाटा डालोगे वो उसी हिसाब से रिजल्ट बताएगा। तो नाड़ी दोष के ये कैंसिलेशन रूल्स होते हैं। अगर उसमें ये रूल आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर आपके नाड़ी में 0 नंबर लिखा है और जो मैंने पॉइंट बताए नाड़ी के, अगर उनमें से कहीं भी चेंज आ रहा है, अगर कहीं भी कोई भी चीज चेंज में आ गई तो वहां पर नाड़ी हमारी फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे, 8 में 8 मिल जाएंगे। तो ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं। अगर ये 3 चीजें मैच हो रही हैं, आंख बंद करके कुंडली मिलान को कंसीडर किया जा सकता है। अब जब आपने इतना चेक कर लिया तो ये सिर्फ
25% कंप्लीट हुआ है कुंडली मिलान का। आपने 25% चीजें मैच हुई हैं। एक पंडित के पास में जब आप कुंडली मिलान चेक करने जाते हो तो वो सिर्फ ये 25% की जानकारी देता है कि आपके गुण 20 मिल रहे हैं कि 28 मिल रहे हैं कि 36 मिल रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी सिर्फ इतना ही मिलती है आपको, जो कि कुंडली मिलान का सिर्फ 25% रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको आना है कि दाम्पत्य सुख कैसा है। ये सारी चीजें तो मैच हो गई, अब देखना है कि दोनों बच्चों के जीवन का दाम्पत्य सुख कैसा है। अगर एक बच्चे के चार्ट में सप्तम घर की पोजीशन खराब है, अगर दूसरे बच्चे के चार्ट में सप्तम पोजीशन की बहुत अच्छा है, तो ऐसे में एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे में दोनों बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। तो सबसे पहले फिर आते हैं दाम्पत्य सुख पे। दाम्पत्य सुख के लिए आप सप्तम भाव की स्थिति देखिए कि वहां पर कितने मारक ग्रह बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है वो आप चेक करिए। अगर सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हुआ है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बच्चे का दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। ये मैंने लगन चार्ट के हिसाब से बताया है कि लगन चार्ट में आप सप्तम भाव की स्थिति और सप्तम भाव का स्वामी चेक कर लीजिए, कहीं वो कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में तो नहीं बैठा है, कहीं वो अस्त तो नहीं बैठा है, कहीं बलहीन तो नहीं बैठा है। ये जब चेक कर लेंगे तो उसके बाद में आप सब नवमांश कुंडली भी चेक कर लीजिएगा। नवमांश कुंडली में आप लगन की स्थिति देखिए, लग्नेश की स्थिति देखिए, सप्तम भाव की स्थिति देखिए और सप्तमेश की स्थिति देखिए। जब इतना आपने अगर मिल गया, ठीक है, पोजीशन अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो आपका दाम्पत्य सुख मेंटेन हो जाएगा उस बच्चे की लाइफ में। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अब देखिए हर किसी के चार्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे की शादी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे के चार्ट में दाम्पत्य सुख में बहुत बड़ी कमी है, अगर संतान सुख में बहुत बड़ी कमी है, तो ऐसे में जो पार्टनर जो चूज किया जाएगा उसका चार्ट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेटी है या बेटा है, अगर उसके चार्ट में दाम्पत्य सुख, संतान सुख में अगर कमी आपको दिख रही है, तो वैसे केस में आप उस बच्ची के लिए या बच्चे के लिए ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिसके चार्ट में संतान सुख भी भरपूर हो और दाम्पत्य सुख भी भरपूर हो। उससे आप शादी कर दीजिएगा, क्योंकि वो कुंडली फिर इस बच्चे की लाइफ को मेंटेन कर देगी, क्योंकि उस कुंडली में दाम्पत्य सुख अच्छा है। अगर इस कुंडली में दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं है और आपस में शादी कर देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, एक एवरेज हो जाएगा। वैसे में दोनों एक अच्छा जीवन जरूर अपना व्यतीत कर लेंगे, लेकिन छोटी मोटी परेशानी फिर भी आएगी, क्योंकि एक बच्चे के चार्ट में दाम्पत्य सुख नहीं है तो दूसरी कुंडली उसको मैनेज कर लेगी। तो इस तरह से आपको दाम्पत्य सुख भी चेक करना है, संतान का सुख भी चेक करना है और दोनों के बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है। तो कुंडली मिलान में इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं। आप गुड़ मिलान, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोगों को कि पंडित जी के पास जाते हैं, नाम से गुड़ मैच करा लेते हैं कि भैया इनके तो 22 गुड़ मैच कर रहे हैं, 28 गुड़ मैच कर रहे हैं, दो पागलों के भी गुड़ मैच करा दोगे उनके भी गुड़ 27-28 मैच कर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में शादी कर लें, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। गुड़ मिलान को कुंडली मिलान कंसीडर मत कीजिएगा। गुड़ मिलान सिर्फ 25% रोल प्ले करता है, ओनली 25%। अगर इस 25% के भरोसे अगर आपने शादी कर दी बच्चों की, तो बच्चों के जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाएगी और दोनों बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और फाइनली कभी कभी अलग होने की स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसे केस में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। देखो, अगर ग्रह मैत्री नहीं मैच हो रही है, बच्चे की शादी 2 साल डिले कर लेना, लेकिन गलती से शादी
मत करने। प्रॉब्लम तब आती है जब माता पिता बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और उनको रिश्तों में जब परेशानियां आती है, कभी उनकी कुंडली मिलान नहीं मैच करती, कभी बच्चा नहीं पसंद आता, तो जब वो करते करते एक लंबा समय निकल जाता है, 2-3 साल लग जाते हैं, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब हम कहां से रिश्ता ढूंढें। तो ऐसे में फिर पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसा भी मिले, कैसा भी कुंडली मैच हो जाए, बस इनकी शादी कर दो। सबसे बड़ी गलती फिर वहां पर पेरेंट्स कर बैठते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बच्चे की शादी चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल डिले क्यों ना हो जाए, लेकिन ग्रह मैत्री जरूर मैच कर लेना। अगर ग्रह मैत्री मैच हो रही है तो बच्चों के विचार मैच कर जाएंगे। वैसे में दोनों बच्चे कम से कम खुश रह लेंगे, अदरवाइज मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। चाहे बच्चों की शादियां 5 साल क्यों ना डिले हो जाएं, वो 5 साल जरूर डिले हुआ, बच्चों की लाइफ नहीं खराब होगी। अगर वो 5 साल बचाने के चक्कर में जल्दबाजी में अगर आपने शादी कर दी, ग्रह मैत्री को अगर आपने कंसीडर नहीं किया, किसी पोंगा पंडित के कहने से अगर 28-30 गुण देखकर अगर आपने शादी कर दी, बिना ग्रह मैत्री मैच कराए शादी कर दी, तो उसकी पूरी जिंदगी जो चालू होगी शादी के बाद में, पूरे अपनी लाइफ तक वो जिंदगी में हमेशा कष्ट भोगता रहेगा। कभी पति पत्नी का सुख मिलेगा ही नहीं उसको। जिंदगी भर वो दोनों बच्चे परेशान रहने वाले हैं। अगर ग्रह मैत्री नहीं मैच हुई है, ऐसे बहुत सारे चार्ट मिलेंगे आपको जिन दोनों बच्चों की ग्रह मैत्री नहीं मैच है, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हैं। वो आपके अगर लाइफ में दोनों के अगर विचार मैच नहीं करते हैं, दोनों की अगर दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप चंद्र राशि को शांत कर लो, क्योंकि ग्रह मैत्री मैच होती है चंद्र राशि से। तो वैसे केस में आप चंद्रमा को शांत कर लो। दोनों लोग बैठ जाओ, शिव जी की पाठ पूजन करो, शिव जी की पूजा पाठ करो, दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। अगर दोनों के चार्ट में अगर चंद्रमा मारक है तो भरपूर चंद्रमा के दान करो। हर सोमवार को चंद्रमा का दान करो। वो सिर्फ तभी करना है जब चंद्रमा दोनों के चार्ट में मारक होगा, उसी केस में चंद्रमा को शांत कीजिएगा। अगर दोनों के चार्ट में चंद्रमा योग कारक है, मुसीबत तब पड़ जाएगी, फिर नहीं कुछ होने वाला। क्योंकि वैसे में आप चंद्रमा को शांत नहीं कर सकते। चंद्रमा को शांत करेंगे तो लाइफ में परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा आपका मित्र है। वैसे में आप उसको शांत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पाठ पूजा कर सकते हैं। पाठ पूजा से वो ग्रह का प्रभाव शुभ होगा, लेकिन शांत फिर भी नहीं होगा। इसीलिए मैं जोर डाल रहा हूं कि ग्रह मैत्री इंपॉर्टेंट है। अगर 2 बच्चों के विचार नहीं मैच हुए तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये ग्रह मैत्री सेम उसी तरह से बिहेव करती है जैसे अगर खाने में नमक कम ज्यादा हो जाए तो पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। खा तो हम लेते हैं खाना, लेकिन बेमन खाते हैं। सेम उसी तरह से अगर ग्रह मैत्री नहीं मैच हुई ना, तो दोनों बच्चे साथ तो रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर खटते रह जाएंगे, जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। कभी भी आपस में उनके मन मुटाव ठीक नहीं होने वाले हैं। तो भले ही 1-2 साल शादी लेट कर लेना, बच्चे की तसल्ली से ढूंढ लेना, जल्दबाजी इस चीज में मत करना, अदरवाइज डाइवोर्स वहीं क्रिएट होता है। अब बहुत सारी लव मैरिज में डाइवोर्स क्यों होते हैं? अगर दोनों बच्चों की ग्रह मैत्री में परेशानी आ गई, अगर ग्रह मैत्री मैच नहीं हुई, तो मुसीबत वहीं आ जाएगी, आपस में लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। 2 बच्चे अच्छे से प्यार करने वाले भी आपस में शत्रु बन जाएंगे शादी के बाद में, क्योंकि वहां ग्रह मैत्री मैच करेगी। 2 बच्चे अब एक साथ रह रहे हैं शादी के बाद में बंधन में, तो ऐसे में वो चंद्रमा की राशि मुसीबतें क्रिएट कर देगी। वहां से दोनों के विचार मैच नहीं करेंगे, वहां से मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जब तक 2 बच्चे आपस में प्यार कर रहे हैं, प्रेम में हैं, तो तब तक वो बच्चों की ग्रह मैत्री असर उतना नहीं समझ में आता है, क्योंकि दोनों बच्चे की शादियां अभी नहीं हुई हैं। तो वैसे में ग्रह मैत्री उतना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कभी आपको लगेगा उसके विचार मैच हो रहे हैं, कभी लगेगा नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केस में मुसीबत इसलिए बढ़ती है। अगर वहां पर जब लव मैरिज होती है तो वहां कुंडली मिलान को साइड कर दिया जाता है, और अगर उनकी बाई चांस अगर ग्रह मैत्री मैच
हो गई तो वो आपस में जीवन अच्छा काट लेते हैं। अगर ग्रह मैत्री नहीं मैच हुई तो डाइवोर्स वहीं से स्टार्ट होता है। फिर आप चाहे जितना मर्जी आए प्यार कर लो, कितना भी प्यार हो, दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाओगे। इसीलिए आज की डेट में इतनी ज्यादा लव मैरिज फेल होती हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं। अब देखो प्यार तो कर लिया, अब ये तो देखा नहीं कि ग्रह मैत्री क्या कोई भी नहीं देखता भाई, मन है कहां चला जाए, किस इंसान के ऊपर मन चला जाए, वो तो हम पहले से देखते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का हो तो उनकी चंद्रमा की राशि एटलीस्ट चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज जिंदगी भर परेशान होना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अगर शादी करनी है, दोनों की ग्रह मैत्री अगर नहीं मैच हो रही है, फिर भी जबरदस्ती से शादी करनी है, तो भैया दोनों लोग शिव जी के भक्त बन जाना, दोनों लोग शिव जी की पाठ पूजा करते रहना, दोनों लोग शिव जी को दूध पानी हर सोमवार को चढ़ाते रहना, जिंदगी में चंद्रमा को मत छोड़ना, उनके पैर पकड़ लेना, चंद्रदेव के पाठ पूजन दान जितने कर सकते हो उस केस में करते रहना। अगर चंद्रमा अच्छा हुआ चार्ट में तो आप चंद्रमा का दान करोगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा। तो ऐसे में आप कुंडली विवेचन वहां करा लीजिएगा। उसी केस में चंद्रमा के दान करने हैं या नहीं करने हैं वो जरूर पूछ लीजिएगा। तो ऐसे में अगर किसी के विचार मैच नहीं हो रहे हैं, किसी परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हस्बैंड वाइफ में तनातनी बहुत रहती है, तो शिव जी की पूजा चालू कर दो, क्योंकि शिव जी जो है चंद्रदेव के इष्ट देव माने जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने अपने सर पर धारण किया हुआ है। तो ऐसे में अगर शिव जी को आप दूध पानी चढ़ाओगे तो चंद्रमा शांत होता है, चंद्रमा की एनर्जी हमारे शरीर में शांत होती है। अगर चंद्रमा शांत होगा तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके विचार शांत हो जाएंगे, तो वो आपस में क्लैश नहीं करेंगे, दोनों के विचार मैच होना चालू हो जाएंगे। तो ऐसे में शिव जी का भक्त बन जाइए, जितना पाठ पूजन कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, ढोंग मत कीजिएगा। अगर दान अलाउ करे आपकी चार्ट चंद्रमा के तो दोनों चंद्रमा के दान जरूर कीजिएगा, तभी आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में सुख मिल सकता है। अदरवाइज वही कहानी हो जाएगी, अगर नमक सब्जी में ज्यादा पड़ गया तो वो सब्जी आप खा नहीं पाएंगे। सेम उसी तरह से अगर ग्रह मैत्री मैच नहीं हुई तो शादी के बाद भी दाम्पत्य सुख के लिए तरसते रह जाएंगे, कलह कलेश मच जाएगी। तो आज आपने समझा कि ग्रह मैत्री की क्या इंपॉर्टेंस है कुंडली मिलान में। कुंडली मिलान में गुण मिलान जो है, कुंडली मिलान कंसीडर नहीं किया जाता है। सिर्फ गुण मिलान को कुंडली मिलान मत मान लीजिएगा, क्योंकि गुण मिलान सिर्फ 25% है, बाकी का 75% आपका संतान सुख, दाम्पत्य सुख। और जब सब कुछ मैच हो जाए, ग्रह मैत्री हो जाए, दाम्पत्य सुख भकुट मैच हो जाए, नाड़ी मैच हो जाए, उसके बाद में दोनों बच्चों के सप्तम भाव की स्थिति और सप्तम भाव के मालिक की स्थिति और पंचम भाव की स्थिति और पंचम भाव के मालिक की स्थिति, ये दोनों जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में शादी करिएगा, दोनों बच्चे आनंद से रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत कर लेंगे। अदरवाइज उनकी लाइफ में मुसीबतें आ जाएंगी और कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे परेशान रहें शादी के बाद में। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, पंडित जी की गलतियों से भी ये चीजें हो जाती हैं। कभी कभी पंडित जी ही गलती कर देता है, ना तो वो गढ़ मैत्री देखता, ना ग्रह मैत्री देखता, ना भकुट देखता। बहुत सारे केस में भकुट कैंसिल्ड हो जाता है, नाड़ी भी कैंसिल्ड हो जाती है, लेकिन कुंडलियां वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर देख लीजिएगा। किसी योग्य ब्राह्मण पंडित या एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करके ही शादी कीजिएगा। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको खुद डिसीजन लेना है। किसी पर अगर डिपेंड होकर अगर कुंडली मिलान कराएंगे तो वहां पर गलती के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप अपने से सीखकर अपने खुद बच्चों की कुंडली मिलान करिए, किसी पर डिपेंड मत होइए। ये मैंने पॉइंट बता दिए, ना मुझसे कुंडली दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, कियारा एस्ट्रोलॉजी के नाम से, पढ़ लो, समझ लो। एक दिन लगेगा आपको पढ़ने समझने में, और आप वहां से पढ़कर अपने बच्चों की कुंडलियों पर अप्लाई कीजिएगा, वहां से मिलान करिएगा, तब उसको प्रोसीड कीजिएगा। किसी थर्ड पर्सन पर भरोसा करने से अच्छा है
खुद सीख लो, क्योंकि खुद आप गलती नहीं करोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इजीली वे में समझाया आपको। जब मैं समझ सकता हूं तो आप भी समझ सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होता हो उनके पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो अपनी ग्रह मैत्री को ठीक कर चुके हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो आपस में ग्रह मैत्री जरूर मैच कर लें, उसके बाद में कुंडली मिलान को आगे प्रोसीड करें। क्योंकि ग्रह मैत्री ऐसी चीज है जो आपके मन को निर्धारित करने वाली है। अगर बच्चों के मन मैच नहीं हुए मुसीबतें वहीं से आ जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बच्चों की मदद हो जाए। किसी बच्चे को वीडियो देखने से ही उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम से वो छुटकारा जरूर पा ले। धन्यवाद।